नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं ग्रीक दर्शन की और वेस्टर्न फिलॉसफी का हम सिस्टमैटिकल व्यू में अध्ययन करेंगे, जहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे ग्रीक दर्शन शुरू होता है और कैसे कैसे उसका अंत होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ग्रीक दर्शन की। ग्रीक दर्शन का जो प्राचीनतम मत है, जो सबसे पहली जो फिलॉसफी आती है ग्रीक दर्शन की, वो उसे हम 3 नामों से जानते हैं: ह्यूलिसिप्ट, माइलेशियन मत और आयोनिक मत। अब बेसिकली जो सबसे पुरानी फिलॉसफी है, जो सबसे प्राचीन है, जहाँ से शुरुआत होती है दर्शन की, तो उन्हें हम 3 नामों से जानते हैं। ह्यूलिसिप्ट कह दें या माइलेशियन कह दें या आयोनिक मत कह दें। इन 3 नामों से उसे हम जानते हैं। अब समझते हैं कि इसे ह्यूलिसिप्ट क्यों कहते हैं। क्योंकि इस संप्रदाय के जितने भी दार्शनिक थे, उनकी जो मुख्य समस्या थी वो थी ह्यूल या द्रव्य। अब ये क्या है? देखिए, जब भी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन और जगत का जो मूल तत्व है, जो मेन एलिमेंट है, वो क्या है, किससे इस जीवन की शुरुआत होती है, किससे ये जगत बना हुआ है, मतलब जो पूरा जीवन आपको दिखाई दे रहा है या पूरा जगत दिखाई दे रहा है, इसका मूल एलिमेंट क्या है, जिससे जीवन की भी शुरुआत हुई है और जिससे जगत की शुरुआत हुई है। तो इसको यहाँ पर द्रव्य कह देते हैं। उस मूल तत्व को हम क्या कह देते हैं? द्रव्य कह देते हैं। पाश्चात्य दर्शन में उसको द्रव्य कह देते हैं, जबकि जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो उस वहाँ पर हम ईश्वर कह देते हैं, एकेश्वरवाद कह देते हैं, अनेकेश्वरवाद कह देते हैं, अनेकत्ववाद भी कह देते हैं। उसे कई नामों से हम जानते हैं उसे। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाश्चात्य दर्शन में, तो वहाँ पर हम इसको द्रव्य कह देते हैं। तो द्रव्य क्या है? जो जीवन और जगत का मूल तत्व है, हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन का जन्म किन चीज़ों से मिलकर के हुआ है, जब हम इसे जानने का प्रयास करते हैं तो इसे हम द्रव्य कह देंगे पाश्चात्य दर्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें समझना है कि ये माइलेशियन मत क्यों कहते हैं। क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 624 ईसा पूर्व में हुई थी और ग्रीस उपनिवेश माइलेट्स में हुई थी। ये बेसिकली यूरोप का एक उपनिवेश है, यूरोप का एक पार्ट है, ठीक है ना। जब हम आयोनिया की बात करते हैं, आयोनिक की, तो यहाँ पर जितने भी दार्शनिक थे सारे के सारे आयोनिया एशिया माइनर के निवासी थे, वहां पर रहते थे। तो इस वजह से जितने दार्शनिक थे उन सबकी जो समस्या थी, वो समस्या क्या थी? ह्यूल थी या द्रव्य थी। वो 624 ईस्वी पूर्व में ग्रीस में पैदा हुए थे, इसलिए उनको माइलेशियन कह देते हैं। वो आयोनिक संप्रदाय में या आयोनिया एशिया माइनर के निवासी थे, इसलिए उनको हम आयोनिक मत कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर ये एक फोटो दिखाया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि थैलीज हैं, अनेक्सिमेंडर है और अनेक्सिमीनस हैं। ये 3 दार्शनिक हैं जो इस आयोनिया संप्रदाय में आते हैं। अभी शायद 2024 में एक सवाल भी आया है, 2024 में, कि आयोनिया एशिया माइनर के निवासी कौन कौन थे, या प्राचीनतम मत के जो दार्शनिक हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो उसमें 3 नाम आए थे। एक तो अनेक्सिमेंडर था और एक थेल्स था, अनेक्सिमीनस नहीं था। तो ये 2024 में एक सवाल आया हुआ है। ये ध्यान तो नहीं है कि सितंबर में है या कब आया है, लेकिन 24 में ये सवाल आया है। मैं दिखा भी दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थेल्स की। यह है थेल्स, ठीक। थेल्स की जब हम बात करते हैं तो इन्हें पाश्चात्य दर्शन का जनक भी माना जाता है, फादर भी माना जाता है, फाउंडर माने जाते हैं ये वेस्टर्न फिलॉसफी का। क्यों? क्योंकि इनसे पहले जितने भी थिंकर थे, जितने भी मतलब जो लोग थे, वो जो द्रव्य थी, उस द्रव्य की जो व्याख्या थी, उसकी व्याख्या देवताओं के आधार पे करते थे। और कौन से देवता? जो काल्पनिक हैं। यानी कि थैलीस को हम फादर कहते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी का। तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि द्रव्य की व्याख्या वो लोग करते थे काल्पनिक या पौराणिक आधार पर, कि इस जगत को बनाने वाला कौन है? देवता हैं। कोई माइथोलॉजी को लेकर के वो आ जाते हैं। इसीलिए हम ये मानते हैं कि थैलीस ने ही सबसे पहले वैज्ञानिक नींव रखी थी। इसीलिए इसको
फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं थेल्स को। और इन्होंने ही ये सवाल उठाया था कि जो जीवन और जगत का जो मूल द्रव्य है वो क्या है। साइंटिफिक सवाल है ये। जब और ये साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये कारण और कार्य पर आधारित है। हम देखते हैं कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो ये जगत अगर है तो इस जगत का कारण क्या है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इस टर्म को इसीलिए हम साइंटिफिक मानते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं। इसीलिए थेल्स को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं। देखिए पाश्चात्य दर्शन का जन्मदाता कहते हैं क्योंकि इस मत अर्थात थैलीस से पहले ग्रीस में विश्व या जगत की व्याख्या जो की जाती थी वो पौराणिक कथाओं पे, काल्पनिक देवी देवताओं के आधार पर की जाती थी। और थैलीस ही जो थे जिन्होंने वैज्ञानिक नींव रखी। देखिए थैलीस ने वैज्ञानिक ढंग से यह प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? कि जगत का मूल तत्व क्या है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? द्रव्य। ठीक है, कि द्रव्य क्या है। अब यहां पे देखिए अगर हम थैलीस की बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ था? 624 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ग्रीस उपनिवेश माइलेट्स में हुआ था। ये राजनीतिज्ञ भी थे, गणितज्ञ भी थे, ज्योतिष भी थे और नक्षत्र विज्ञान यानी कि मैं काम कर रहा हूं बेटा, जो नक्षत्र विज्ञान थे उसके ये फादर भी माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, ज्ञाता माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, इन सब का ये कहीं ना कहीं अध्ययन करने का प्रयास करते थे। ठीक, कहा जाता है ये जो ग्रीस है वहां के 7 बुद्धिमान लोगों में इनकी गणना की जाती है, गिनती की जाती है 7 बुद्धिमान लोगों में। एनटीए शायद ये सवाल पूछ सकता है, अब जिस तरीके से उसका पैटर्न हो रहा है वो ये पूछ सकता है कि 7 बुद्धिमान व्यक्तियों में किसकी गणना की जाती है, तो कौन हो जाएगा? थैलीस। इन्होंने सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी सर्वप्रथम। सूर्य ग्रहण जो होता है उसकी भविष्यवाणी इन्होंने की थी। और इन्होंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए थे जिसमें था कि मिस्र की रेखागणित प्रणाली का सर्वप्रथम ग्रीस में प्रचार किया था। ठीक, और इन्होंने एक अल्टीमेट थ्योरम दी थी। इन्होंने एक थ्योरम दी थी। वो थ्योरम क्या थी? कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई 2 त्रिभुज हैं, अगर उनके 2 कोण दूसरे कोण के बराबर हैं, यानी कि ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, और जो इनकी भुजा है वो दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये त्रिभुज प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और कहते हैं कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर हो, अलग अलग बराबर हो, तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सभी प्रकार से बराबर होंगे। यह सवाल भी आ सकता है एनटीए में। और कहते हैं कि इसी के आधार पे ऐसा मान, देखिए ये बनाया है जहां पर 2 त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, 2 कोण बराबर हो जाएंगे, और जो तीसरी भुजा है वो बराबर हो जाएगी। ठीक, और कह देंगे कि इसी रूप में जो त्रिभुज है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक, और यह भी कहा जाता है कि इसके द्वारा, माना जाता है ऐसा कि इसके द्वारा थैलीस जो थे वो 2 जलयानों, 2 नावों के बीच की दूरी का पता लगाते थे। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं ये सत्य है या नहीं, लगा सकते नहीं लगा सकते, ये तो मतलब मैथमेटिकल चीज है, लेकिन कहा जाता है कि थैलीस ऐसे करके 2 जलयानों के बीच की दूरी का पता लगाते थे। आगे बढ़ते हैं। मिस्र वासियों को पिरामिड की छाया के आधार पर ऊंचाई नापना सिखाया। ये पिरामिड होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस शेप में पिरामिड होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी छांव आगे की दिशा की ओर जाती है, कई बार पीछे भी जा सकती है। ठीक, पीछे भी जा सकती है, मतलब जो छाया बनती है वो पीछे भी बन सकती है और छाया आगे भी बन सकती है।
मैटर करता है कि धूप किस दिशा में है और आप कैसे खड़े हैं। ठीक, तो कहते हैं ये जो ऊंचाई है उसको हम छाया के से नाप सकते हैं, और इसी आधार पर ये कहते हैं जो पिरामिड होते हैं इनकी ऊंचाई भी हम नाप सकते हैं छाया के आधार पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसर्शन में मतलब कथनों में आते हैं सवाल जब एनटीए के, तो ये सवाल आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, कि भाई थैलीस ने अपने दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो सवाल है इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है थैलीस के विचारों के बारे में। तो कहते हैं अरस्तु के जो लेख हैं वहां से हमें थैलीस के बारे में पता चलता है। थैलीस ने अपने आप कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन हमें इनके बारे में अरस्तु के द्वारा पता चलता है। अब बात करते हैं नक्षत्रों के ये प्रेमी थे, मतलब जो आसमान विज्ञान है, जो आसमान में तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनका बारे में ये बहुत ऑब्जर्व करते थे उनको। तो कहा जाता है कि एक बार ये तारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है ना, और इतने तल्लीन हो गए कि देखते हुए ये जा रहे थे रास्ते में और कुएं में ये गिर पड़े। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से जा रहे थे और ये कुएं में गिर जाते हैं। ये मतलब इतना प्रेम था इनको कि ये आसमान के बारे में स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, जाने की कैसा है क्या है, इन सब की ये स्टडी करते थे। और कहते हैं ये देखते हुए ये कुएं में गिर गए। अब देखिए, अब कहते हैं कि विज्ञानों की उत्पत्ति और विकास इस प्रश्न के पूछे जाने पर निर्भर है। जब भी परम सत्ता को समझने का प्रयत्न की होता है तब वास्तविक विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। भाई विज्ञान की जो नींव है, विज्ञान की नींव क्या है? अगर हम समझें कि कारण और कार्य, यानी ये कारण हो गया आपका कॉज और इफेक्ट, कार्य, कॉज और इफेक्ट पे सब कुछ आपका डिपेंड करता है। तो विज्ञान भी इसी पे निर्भर है कि किसी भी चीज का कारण क्या है, कॉज क्या है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो जगत है इसका कॉज क्या है, और यही काम तो थैलीस ने किया। थैलीस की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि विज्ञानों की उत्पत्ति और विकास इस प्रश्न के पूछे जाने पर निर्भर है, यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति भी इस पर निर्भर है और उसका विकास भी इस पर निर्भर है। और जब भी परम सत्ता को समझने का प्रयत्न होता है तब वास्तविक विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। यानी कि कारण और कार्य एक महत्वपूर्ण है जिस पर थैलीस ने प्रकाश डाला, और पूरे दर्शन में हम इसी का अध्ययन करेंगे, कारण और कार्य का। तो कहते हैं थैलीस जो है वो सही अर्थों में विज्ञान का व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि उसने ये सवाल उठाया सॉरी, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जगत का मूल तत्व क्या है, जगत किस एलिमेंट से बना है। ये बर्नेट ने बताया। बर्नेट का ये स्टेटमेंट है कि सही अर्थों में विज्ञान का व्यक्ति कौन है, तो वो थैलीस हैं। और पूछते हैं क्यों हैं, तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जगत का मूल तत्व क्या है। अब कहते हैं जगत का जो मूल तत्व है वो क्या है? जल। कहते हैं कि जगत की जो उत्पत्ति हुई है, स्थिति हुई है और प्रलय होगी, मतलब जैसे उत्पन्न होता है, तालमेल बैठेगा और लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? वाटर हो गया, पानी हो गया। ऐसा थैलीस का मानना था, ठीक है ना। और कहते हैं ये स्टेटमेंट देखिए पूछा गया है कि पृथ्वी जल पर एक गोलाकार तश्तरी के समान तैरती है, ठीक है ना। पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार तश्तरी के समान तैरती है, मतलब एक थाली के रूप में। तश्तरी मतलब थाली के रूप में, एक प्लेट के रूप में। आप कोई पानी है, ये कोई मान लीजिए कोई बकेट, वो कोई टब है टाइप का है, ठीक है ना, और इसमें पानी भरा हुआ है बहुत सारा, और यहां पर कोई थाली रखी हुई है, कोई प्लेट रखी हुई है, कुछ इस तरीके से प्लेट रखी हुई है, ठीक है ना, और ये तैर रही है इस पे। तो कहते हैं पृथ्वी भी जल पर गोलाकार तश्तरी के समान तैरती है। ये सवाल एनटीए में आ चुका है, ठीक है ना। जल ही विश्व का उपादान कारण है। देखिए ये समझने वाली बात है। उपादान का मतलब होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, ठीक। ये क्या होता है समझ लेते हैं इसको भी, आइए देखिए। मान लीजिए ये कोई घर बना हुआ है, कोई मकान बना हुआ है, हमने कोई घर बनाया,
ठीक, और घर हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। कहा जाएगा इसके कारण कौन कौन से हैं, मतलब जिसकी वजह से जो घर है वो बन पाया, तो हम क्या कह देंगे, एक तो उपादान कारण है, ठीक, और एक निमित्त कारण है, ठीक है। और इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उसमें उपादान आता है और निमित्त आता है। अब समझ लीजिए ये भी क्या है, हमने कहा आपको घर बनाना है, तो घर के लिए आपको एक कच्चा माल भी चाहिए, जैसे हम कह दें आपको ईंटें चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको सरिया चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको चाहिए। ईंट नहीं होगी तो घर नहीं बन पाएगा, सीमेंट नहीं होगा तो घर नहीं बन पाएगा, सरिया नहीं होगी तो भी घर नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया उपादान, यानी कि वो कच्ची सामग्री, वो रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री जिससे कार्य का निर्माण होता है, ये हो गया उपादान, कच्चा माल। और निमित्त क्या है, बनाने वाला। निमित्त क्या है, बनाने वाला। कौन बनाएगा, मान लो आपको सब कुछ मिल गया, आपको ईंट भी मिल गई, सीमेंट भी मिल गई, सरिया भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, बट बनाने वाला जब तक नहीं होगा, बनाने वाला मिस्त्री, मजदूर। तो निमित्त कारण वो है जो उपादान कारण का प्रयोग करके कार्य में गति लाता है, तेजी लाता है, उसको हम बोलते हैं निमित्त कारण। तो ये दो कारण हैं, एक उपादान है, एक निमित्त है। तो यहां पर जो उपादान कारण की ये बात कर रहे हैं, उसकी हम लोगों ने भी बात करी थी कि ये कहते हैं कि जो पृथ्वी जो बनी है, जो ये विश्व बना है, जगत बना है, ये किससे बना है, तो ये कह देंगे ये जल से बना है। कच्चा माल क्या है, जल है, इसीलिए उसको कहा है उपादान। उपादान का मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल। लेकिन उन्होंने कहा है कि बनाने वाला भी यही है, मिटाने वाला भी यही है, डिस्ट्रॉय भी इसी से होगा, और ये मेंटेन भी इसी से रहेगा। इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इसका निमित्त कारण क्या होगा। ठीक, ये देखिए, हम कह देंगे कि पृथ्वी जो है, ये एक पृथ्वी आपको दिख रही होगी और ये पानी पर तैर रही है एक गोलाकार तश्तरी के रूप में। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जल है, ये क्या है, इसका उपादान कारण है। पृथ्वी का या विश्व का या जगत का ये क्या है, उपादान कारण है, मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ऐसा क्यों है, तो कहते हैं कि जो जल होता है ये वाष्प में बूंद के रूप में बदलकर हर जीव को जीवन देता है। मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में है। और हम कह सकते हैं क्या हमारा जीवन जो है वो बिना पानी के हो सकता है? पानी हमारे जीवन में एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। अगर किसी जीव को पानी ना मिले तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा, जीवन को जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस रूप में कहा जा सकता है कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन अभी हम समझेंगे कि पानी जो है वो अनिवार्य तो है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पानी के साथ साथ हमारा जीवन जो है वो श्वास पर भी टिका हुआ है, श्वास यानी कि वायु पर भी टिका हुआ है, और हमारे लिए एक एनवायरनमेंट भी चाहिए, एक अनुकूल वातावरण भी चाहिए, उस पर भी टिका हुआ है। तो पानी की अगर हम बात करें तो पानी अनिवार्य तो है जीवन जीने के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इस रूप में हम इनकी आलोचना कर सकते हैं। अब देखिए, इनका एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है एनटीए में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि जो सभी वस्तुएं होती हैं वो दिव्य स्वरूप में होती हैं, डिवाइन होती हैं, एक दिव्यता होती है, एक शक्ति के रूप में होती हैं। क्योंकि जैसे आप देखें, चुंबक में लोहे को आकर्षित करने की क्षमता होती है, और इस रूप में ये कहते हैं कि सभी वस्तुओं में दिव्य स्वरूप होता है, चुंबक सशक्त है क्योंकि इसमें लोहे को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि जितना भी इन्होंने कहा है, इन्होंने अपने बारे में जितना भी बताया है थैलीज ने, ठीक है ना, जो हमें अरस्तु के विचारों से पता चलता है। देखते हैं कि थैलीज के बारे में परम तत्व की कैसी व्याख्या की है अरस्तु ने।
अब कहते हैं जो जल होता है, जो पानी होता है, वो जागतिक यानी जितने भी पदार्थ हैं उनमें न्यून या अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। हमने अभी देखा जो जल जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। वाष्प रूप में यानी गैस के रूप में, पानी के रूप में और हिम के रूप में, बर्फ के रूप में। और कहते हैं जो जल है ये वाष्प रूप में ऊपर उठकर अग्नि रूप नक्षत्रों को जीवन देता है। यानी कि जब ये गैस बन जाता है तो गैस बन के कहां जाता है, ऊपर की ओर भागता है, ये ऊपर की ओर बढ़ता है। तो कहते हैं नक्षत्रों को ये जीवन देता है। और कहते हैं वर्षा के माध्यम से, वर्षा की बूंद के रूप में पृथ्वी को नरिश करता है, उनका पोषण करता है। ठीक, कहते हैं पृथ्वी से लेकर सभी नक्षत्र आदि जल रूप हैं। कहते हैं सुबह की आप ओसकण को देख लो, रात का कोहरा देख लो, और इसमें अंतर्भौतिक सोते इत्यादि सभी जगह पे हम देखते हैं कि पानी की मात्रा रहती है। अगर थैलीस को अब तक जितना भी हमने पढ़ा है तो उससे एक बात तो मालूम पड़ती है कि थैलीस का जो जड़ जगत का विवेचन है वो कैसा है, जड़ के रूप में है, एक मैटर के रूप में। और वो कैसा है, आप वो भौतिक है, ठीक है ना, मैटेरियल है, मैटर के रूप में है, ठीक है ना। कहते हैं जड़ वो कहते हैं कि जो जगत है, एक तो जड़ जगत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा उसका जो कारण है वो भी जड़ है, जल की बात कर रहे हैं। और इनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, भौतिक हो जाता है। यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये विज्ञानवाद को लेकर के आते हैं, विज्ञान का बीज रखते हैं ये, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट इनका फैक्टर है। अब इनके दर्शन में ना तो हमें आत्मा को पढ़ने को मिलता है, ना परमात्मा को, ना अभौतिक तत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ कॉस्मोलॉजी के, विश्व विज्ञान के बीज मिलते हैं, यानी कि जगत किससे बना है, किन एलिमेंट से मिलकर के बना है, इसकी ये बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए सवाल आता है जल ही क्यों। आप सोच के देखिए, अगर हम ये सवाल उठाते हैं कि भैया जल को ही हम क्यों माने कि वो द्रव्य के रूप में, जल ही क्यों माने, और कोई कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि थैलीस जहां पर पैदा हुए थे और जहां पर वो रहते थे वहां पर जरूर उनकी नजर जो है वो जल पे ज्यादा पड़ी होगी, जहां पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा रही होगी, ठीक है ना। अब जो व्यक्ति जल को ऑब्जर्व करे, देखे, तो कहीं ना कहीं वो जल से प्रभावित भी होगा, और वो ये देख रहा है कि जल से ही जीवन है। भाई हमें प्यास लगती तो हम पानी पीते हैं, जल से ही जीवन है। समुद्र की जितनी मछलियां होती हैं वो सब जल में रहती हैं, जल से ही समुद्र की मछलियां अपना खाना बनाती हैं, जीवन रहती हैं, पूरा जीवन व्यतीत करती हैं। तो कहीं ना कहीं थैलीस जो हैं वो इस चीज से प्रभावित हुए होंगे कि जल ही जीवन इसलिए है क्योंकि वो जहां पर रहते हैं वहां पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब देखिए कहते हैं सागर तीरवासी होने के कारण सबसे पहले उनकी दृष्टि जल पर गई होगी, जो हमने देखा ऊपर। अनेक खाद्य पदार्थों का जल से जन्म होता है। आज आप रोटी बनाते हैं, आटा बनाते हैं तो जल का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बनाते हैं जल का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों को धोते हैं जल का इस्तेमाल करते हैं, जल से नहाते हैं। तो इन सब चीजों में जल का ही इंपॉर्टेंस आ रहा है बार बार। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा कि भाई जल से ही जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो जन्म ले रहे हैं। मान लो एक सब्जी उगती है तो उसमें पानी की भूमिका एक अवश्य रहती है, बिना पानी के उगना बड़ा मुश्किल है। पेड़ जितने भी ग्रो करते हैं, पेड़ कब ग्रो करते हैं, जब उन्हें जल मिलता है। ऐसा नहीं है जल अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं है, तो जल जब मिलता है तो वो ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही वो मानते होंगे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका जल से जन्म होता है, जल से ही वो जीवित रहते हैं और जल में ही वो समाप्त हो जाते हैं। और फिर वही ये ठोस है, द्रव है, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, संसार की प्रत्येक वस्तु के भीतर जल अंश पाया जाता है, ये भी ये मानते हैं। भाई आप पृथ्वी को खोदो, ठीक है, जैसे अगर हम अपने आप को समझें तो हमारे शरीर में लगभग 70% पानी की मात्रा है, ठीक है ना। और कहते हैं कि जल ही भाप बनकर ऊपर उठकर अग्नि का रूप धारण करता है, जैसे हमने कहा गैस बन करके, और ठोस रूप में कैसा हो जाता है, पत्थर के जैसा हो जाता है। और कहते हैं कि पृथ्वी जल के ऊपर तैरती है। और इसके दो एग्जाम्पल देते हैं ये, एक देते हैं धार्मिक ग्रंथों में। धार्मिक ग्रंथों में अगर हम देखें तो समुद्र से पृथ्वी का जन्म माना जाता है, ठीक है ना, कि भैया जो समुद्र है उसी से पृथ्वी का जन्म हुआ है, आप देख सकते हैं इस रूप में।
ठीक। और दूसरा क्या है, पृथ्वी को अगर आप खोदते हैं तो उसमें से वाटर अवश्य निकलता है, ठीक, ये भी आप मान सकते हैं इसको। अब देखिए, और ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में देवत्व स्वीकार करते हैं। ये एनटीए में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु में देवत्व कौन स्वीकार करता है, डिवाइन रूप कौन स्वीकार करता है। और वो कहते हैं क्योंकि चुंबक में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति होती है। और कहते हैं थैलीस का जो जल है, अब वो जल भौतिक रहा या चेतन रहा, इस पे डिबेट है। चेतन का मतलब जो भौतिक ना हो, जो मेटेरियल ना हो, जैसे मनुष्य है ना, मतलब जिन चीजों का आप इंद्रियों से रीच नहीं कर सकते उसकी हम बात करते हैं। जैसे हम कहें सुख और दुख के रूप में, ठीक है ना, मनुष्य को पेन होता है। मनुष्य में क्या है, चेतन गुण होते हैं। चेतन गुण कौन से होते हैं, मनुष्य को सुख दुख की बात हम करते हैं, है ना, संवेदनशीलता उसमें होती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, चेतन गुण है मनुष्य के। तो चेतन का मतलब जो भौतिक ना हो उसकी हम बात कर रहे थे। तो हम सवाल उठता है जो इनका जो जल है, जो परम तत्व है, वो क्या है, ठीक है ना। आगे आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी बताया गया है, पूरा इसको ट्रांसलेट किया गया है। जिस किसी को इंग्लिश में पढ़ना हो वो इसको देख सकता है, पढ़ सकता है। पूरी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब तक की जो हमने बात करी उसमें क्या सार निकला। जब हम थैलीस की बात करते हैं तो थैलीस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो द्रव्य का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, वो कारणता सिद्धांत की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन और जगत का मूल एलिमेंट क्या है, और जिसे वो जल के रूप में डिफाइन करते हैं। चार्वाक दर्शन में भी भौतिक तत्वों को, जल के वो भौतिक तत्वों को स्वीकार किया गया है कि जगत की उत्पत्ति का कारण भौतिक तत्व है, लेकिन उनके भौतिक तत्व 4 हैं, जिसमें जल भी है। जैसे वो कहते हैं कि पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, ठीक है ना। सॉरी, आकाश नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, आकाश नहीं है, बल्कि जल की बात करते हैं, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, जल की बात करते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। इन 4 तत्वों के संयोजन से, मिलन से, जब ये मिलते हैं आपस में, तो जगत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये कौन कहता है, चार्वाक दर्शन, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने भी ये व्याख्या करने का प्रयास किया है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ऐसा कौन सा तत्व है जिससे जीवन और जगत की शुरुआत हुई। और थैलीस कहते हैं उसके बारे में कि वो जल है। तो आज इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे अनेक्सिमेंडर के बारे में। ये कौन है, ये हमारे दूसरे थिंकर हैं, फिलोसोफर हैं, जो हमें पढ़ना है। आज हमने थैलीस को देख लिया, थैलीस के बाद कल हम लोग देखेंगे अनेक्सिमेंडर को। और ये सीरीज ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से चलती जाएगी। आपका मोस्टली सवाल जो है एनटीए का, जितना मैं पीडीएफ आपको दूंगा उसी में से सवाल बन जाएगा ऑलमोस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया।